जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, जिस दिन हमारे चैनल पर डे 10,000 व्यूज़ वीडियो पर आने स्टार्ट हो गए, उस दिन से आपको हम लाइव क्लासेस देंगे। हमारे पास मैथ, रीजनिंग, हिंदी और दोस्तों जीके के एक्सपर्ट टीचर हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको लाइव क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर देखनी है। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, समुद्री टारगेट की नई प्रजाति का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, समुद्री टारगेट की नई प्रजाति का नाम भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों, यह किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, यह रखा गया है हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर भारतीय समुद्र में मिली टारडिग्रेड नई प्रजाति का नाम अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, एक जानकारी और आपको बता दूं, अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों, यह हमारे देश के एक बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, इसका स्पष्टीकरण है, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने समुद्री टारडिग्रेड की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम उन्होंने दिव्यांगत पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा है। बेटी लिप्स कलामी नाम की टारडिग्रेड्स की नई प्रजाति शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में कलाम के जन्म स्थान के करीब मंडपम तट के अंतर्जर्बरीय समुद्र तट तलछट में पाई थी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको प्राप्त हुई। और दोस्तों, यह तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास में प्रजाति मिली है। और दोस्तों, इसका नाम रखा गया है बेटी लिप्स कलामी इसका नाम रखा गया है। और दोस्तों, यह एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं, यह हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यह भी जानकारी नोट जरूर कर लें। और दोस्तों, इस प्रजाति को खोजने में कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हाथ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व गुलाब दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 22 सितंबर को। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों, व्याख्या है यानी स्पष्टीकरण है, विश्व गुलाब दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, एक बात तो इसमें क्लियर हो गई, विश्व गुलाब दिवस जो है ये हर साल 20 सितंबर को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में कैंसर से जूझ रहे दुनिया भर में जो कैंसर से जूझ रहे व्यक्तियों के सम्मान और समर्थन के लिए समर्पित है। यानी दोस्तों, विश्व गुलाब दिवस जो है यह कैंसर से दुनिया में जूझ रहे लोगों को समर्पित है। तो दोस्तों, यह जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, मांग संचालित चावल बीज प्रजातियों में किसानों को शामिल करने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कौन तैयार है? तो दोस्तों,
2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों यह जाएगा स्वाति नायक को, स्वाति नायक को दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में स्पष्टीकरण कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन है स्पष्टीकरण है, उड़ीसा की स्वाति नायक को मांग संचालित चावल बीज प्रणालियों में किसानों को शामिल करने के लिए उनके अभिनव कार्य के लिए 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यह उड़ीसा की रहने वाली हैं स्वाति नायक और इन्हें नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों यह किसानों को जोड़ने के लिए दिया जा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संगठन को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से 10 साल की मान्यता का दर्जा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों किस संगठन को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन के लिए 10 साल की मान्यता प्राप्त हुई है? तो दोस्तों यह हुई है भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी दोस्तों एनएमसी यानी भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को यह मान्यता प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ स्पष्टीकरण कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका स्पष्टीकरण है, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से 10 साल की मान्यता प्राप्त हुई है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से 10 साल के लिए मान्यता मिली है। और यह मान्यता दोस्तों एनएमसी और भारत के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है, जो चिकित्सा शिक्षा और मान्यता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। तो दोस्तों यह इसका स्पष्टीकरण हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा निवेश बैंक 28 जून 2024 से भारत सरकार के बॉन्ड को अपने प्रमुख उभरते बाजार सूचकांक में शामिल करेगा? तो दोस्तों कौन सा बैंक है 28 जून 2024 से भारत सरकार का बॉन्ड प्रमुख उभरते बाजार सूचकांक को अपने शामिल करेगा? तो दोस्तों यह करेगा जेपी मॉर्गन करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, जेपी मॉर्गन चेंज एंड कंपनी 28 जून 2024 से अपने प्रसिद्ध बेंचमार्क उभरते बाजार सूचकांक में भारत सरकार के ब्रांड को शामिल करने के लिए तैयार है, जिसमें भारत को अधिकतम 10% भार आवंटित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि इससे बाजार के ऋण बाजार में पर्याप्त विदेश निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। जेपी मॉर्गन के उभरते बाजार सूचकांक में भारत सरकार बॉन्डों को शामिल करना भारत के बड़े आर्थिक महत्वपूर्ण का एक प्रमाण है। यह भारत सरकार के लिए एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि इससे उसकी उधारी लागत कम करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान कहाँ का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में यात्रा की है और दोस्तों इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों यह आधारशिला रखी गई है वाराणसी में
आधारशिला रखी है। और दोस्तों यह वाराणसी में जो स्टेडियम बनेगा यह शिव जी के चंद्रमा, जो माथे पर चंद्रमा है उससे, और दोस्तों डमरू से और त्रिशूल यानी जो उनके हाथ में त्रिशूल था उसके आकार की इसमें आकृतियाँ बनेंगी। जो लाइटें होंगी वह त्रिशूलनुमा होंगी, और जो दोस्तों उस ग्राउंड की टीन यानी दोस्तों टीन सेट जो होगा जहाँ पर दर्शक बैठते हैं वह चंद्रमानुमा होगा। और दोस्तों इस पे जो गेट होगा वहाँ पर एक डमरू की तरह उसमें जो डमरू की तरह के उसका गेट बनाया जाएगा। तो दोस्तों यह आधारशिला वाराणसी में रखी गई है, यूपी के वाराणसी में। तो दोस्तों यह जानकारी आप ज़रूर याद रखें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आप चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने शहर की अपनी यात्रा के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। और दोस्तों यह शिवजी के डमरू, चंद्रमा और दोस्तों त्रिशूल की थीम पर आधारित रहेगा। यह जानकारी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, नोट जरूर कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व गोंडा दिवस किस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व गोंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है विश्व गोंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व गोंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसका स्पष्टीकरण है, विश्व गोंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य गेंडा प्रजाति की गंभीर दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी सुरक्षा बाख्तला करना। तो दोस्तों विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है, और दोस्तों यह इसका उद्देश्य है गेंडा की प्रजाति को गंभीर तरीके से दुर्दशा जो हो रही है उसको रोकना, यानी इनकी प्रजाति में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी फूल प्रजाति का क्या नाम है जो मुख्य रूप से निवास स्थान के विनाश के कारण विलुप्त होने का सामना कर रही है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी फूल की प्रजाति कौन सी है जो विलुप्त होने की कगार पर है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफेलिया। रेफेलिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है और दोस्तों इसे विलुप्त होने की तरफ जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप स्टार लगा कर नोट करें। यह काफ़ी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों आपको गाँवों में या आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो दोस्तों यह रेफेलिया है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लेना। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, दुनिया के सबसे बड़े फूल के लिए जाने जाने वाला रेफेलिया जीनियस मुख्य रूप से निवास स्थान के विनाश के कारण विलुप्त होने के करीब है, जैसे कि एक हालिया अध्ययन में बताया गया। तो दोस्तों हाल ही में एक अध्ययन हुआ है, उसमें रेफेलिया जीनियस जो है यह विलुप्त होने की कगार में पाया गया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण खेला जाएगा। इतनी जानकारी जरूर नोट करें। और दोस्तों यह खेला जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में खेला जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली। दोस्तों वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण है, और दोस्तों यह 14वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, भारत में आयोजित किया जा रहा है।
और दोस्तों 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 22 सितंबर 2023 को शुरू होगा। और कौशल निर्माण, युवाओं को सशक्त बनाने और भविष्य बनाने, युवाओं को सशक्त और युवाओं का भविष्य बनाने विषय का केंद्र है। यानी दोस्तों इसमें जो चर्चा की जाएगी वह युवाओं को सशक्त और भविष्य बनाने पर की जाएगी। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग आधारित कौशल परिस्थितियां तंत्र के लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा। दोस्तों यह उद्योग आधारशिला और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रोड मैप भी बनाया जाएगा। इस पर भी यहाँ चर्चा की जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हमें पता भी लगता है कि आप लोग कितने लोग हमारी क्लास लास्ट तक देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्वदेशी ध्रुवस्त्र मिसाइल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी? तो दोस्तों स्वदेशी ध्रुवस्त्र मिसाइल का आधिकारिक तौर पर मंजूरी किसने दी है? तो दोस्तों ये दी है भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने, यानी दोस्तों DSC ने दी है। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने घरेलू स्तर पर विकसित कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली ध्रुव मिसाइल। दोस्तों जो ध्रुव मिसाइल है यह हवा से सतह पर मार करने वाली है और दोस्तों यह भारत के द्वारा निर्मित की गई है। तो दोस्तों को आधारित मंजूरी दी है। यह मिसाइल स्वदेशी रूप से निर्मित है, यानी दोस्तों अपने देश में बनी हुई निर्मित है। ध्रुव MK4 हेलीकॉप्टर, दोस्तों ध्रुव MK4 हेलीकॉप्टर पर उपयोग के लिए है। दोस्तों ध्रुव MK हेलीकॉप्टर जो है उसमें इसे लगाया जाएगा। इससे भारत की लड़ाकू क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यानी दोस्तों इससे जो लड़ाकू विमान हैं उनमें हमारे देश की तरक्की होने की उम्मीद है। खासकर दुश्मन के टैंकों को बर्खास्त वाहनों के खिलाफ है। यानी दोस्तों यह जो काम करेगी वह टैंक और बरखरबंद जो वाहन होते हैं उन पर अटैक करने के यह काम आएगी। तो दोस्तों व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, बांग्लार माटी बांग्लार जोल एक देशभक्ति गीत के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों बांग्लार माटी और बांग्लार जोल जो है यह एक देशभक्ति गीत है। यह किसके द्वारा लिखा गया है यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है जलरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, जीवानंद दास, सुकांत भट्टाचार्य। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके देना है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।